तो गाइस मार्शल कल्टीवेटर सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ली चेन ने अपने एक मैजिकल एनर्जी शील्ड को बना लिया था कि वो यूविन लिंक को आसानी के साथ में मार सके। साथ ही वो उसके ऊपर अपने एरोस की मदद से भी अटैक किए जा रहा था और तभी वो अपने कुछ पेपर क्लोन्स को उसके ऊपर स्पेल कास्ट करने के लिए कह देता है। खुद यहाँ पर बाकी के सोल्जर्स के साथ में फाइट करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी यूविन लिंक उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी के साथ में मार दोगे, क्योंकि वो एक इमॉर्टल है। इसकी वजह से उसे मारना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था, इसीलिए वो अपने कई सारे लाइटनिंग स्ट्राइक्स को करने लगता है ली चेन के ऊपर ताकि वो उसके ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर सके। और वो अपने आप को एक काफी बड़ी एनर्जी फॉर्मेशन में क्रिएट कर लेता है जिससे कि वो ली चेन को आसानी से हरा सके। ली चेन जैसे ही यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो एक बंदा उसके पैर को पकड़ लेता है और कहता है कि यहाँ पर मेरे साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। और जनरल यूविन लिंक का ये एनर्जी अटैक ली चेन को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जिससे कि यूविन लिंक भी काफी खुश हो रहा था। और वो कहता है भले ही तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन तुम कभी भी एक इमॉर्टल नहीं बन सकते। लेकिन उसने जिस ली चेन को मारा था वो तो असल में उसका एक पेपर क्लोन था, क्योंकि ली चेन अपनी असली बॉडी से दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। साथ ही वो यूविन लिंक के सिपाहियों को भी मारते जा रहा था। इस बार वो दोबारा से अपने कई सारे पेपर क्लोन्स को यूविन लिंक को रोकने के लिए लगा देता है। साथ ही वो उसके इमॉर्टैलिटी की एनर्जी को भी सोखने लगते हैं, जिससे कि यूविन लिंक चाहकर भी खुद को ना बचा सके। तो यूविन लिंक दोबारा से अपनी सोल को अपनी बॉडी में डालने की कोशिश करता है, लेकिन अब ली चेन उसको ऐसा करने नहीं देता, जिससे कि जनरल की स्ट्रेटेजी अब उसी के ऊपर भारी पड़ने लगी थी, जिससे कि उसकी बॉडी यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म होने लगती है। लेकिन अभी तक जनरल की सोल को कुछ भी नहीं हुआ था, तो ली चेन यहाँ पर अपने फुल पोटेंशियल का यूज करते हुए उसकी सोल और उसके वेपन्स को भी खत्म कर देता है, जिससे कि फाइनली ली चेन ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार दिया था। और वो उसके एनर्जी ऑरा को कलेक्ट करने के लिए अपनी रेड बॉल को भेज देता है। और असल में ये भी उसका एक पेपर क्लोन ही था, क्योंकि ली चेन बहुत ही ज्यादा चालाक है, वो कभी भी अपनी रियल बॉडी को यूज नहीं करता फाइट के लिए। और वो देखता है कि उसके पेपर क्लोन्स ने फाइनली उसके काम को कर ही दिया। बाकी की यहाँ पर जो स्पिरिट की फ्रेग्रेंस थी उसको भी वो रेड और बहुत ही जल्द सोख लेगा, जिससे कि यूविन लिंक नाम की मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। साथ ही अब ली चेन को भी ये मौका मिल चुका था ताकि वो अपनी उस औषधि को उठा सके, लेकिन उसे भी वो इस तरीके से नहीं उठा सकता था। इसीलिए वो सबसे पहले मास्क लगाता है, तभी उसके पास में जाता है जहाँ से वो दो पौधों को उखाड़ कर अपने पास में रख लेता है, लेकिन वो एक पौधे को वहीं पर लगा रहने देता है ताकि ये आगे चलकर और भी ज्यादा विकसित हो। और अब उसके लिए केवल एक ही काम बचा हुआ था कि वो यहाँ से जाकर जुआन या यूकिन को बचाए, जिसके ऊपर युवान किंग हमला कर रहा था। ली चेन के पेपर क्लोन्स हमेशा ही काम करते हुए एक दूसरे के साथ में मस्ती भी करते रहते हैं। ली चेन देखता है कि उन पेपर क्लोन्स ने इतना बेहतरीन तरीके से काम किया कि उन्होंने यूविन लिंक की एक राख का कण तक नहीं बचने दिया, जिसको देखकर ली चेन कहता है कि चलो वो उस बुरे आदमी की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। साथ ही अब यहाँ के आसमान भी साफ होने लगे थे। और हमें अगले ही सीन में युवान किंग को दिखाया जाता है जो कि जुआनिया को मारने के लिए जा रहा था, जिसके साथ में वो फाइट कर रही थी अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से। लेकिन अब युवान किंग बहुत ही ज्यादा चालाक और ताकतवर हो चुका था, जिससे कि उसके साथ लड़ने में जुआनिया को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि वो एक टाइम पर उसे मारने की कगार तक पहुंच जाता है। और इन सारी की सारी चीजों के बारे में ली चेन को भी पता चल जाता है। जुआनिया जैसे तैसे करके खुद को थोड़ा सा बचाती है तो युवान किंग उसे उठाकर एक काफी बड़ी चट्टान से दे मारता है। और अब इससे ज्यादा लड़ने की ताकत जुआनिया के शरीर में नहीं बची थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर और थक भी चुकी थी। लेकिन वो फिर भी हिम्मत बांधकर अपना एक लास्ट मूव चलने के लिए जा रही थी, क्योंकि जुआनिया इस बार अपनी फ्लेमिंग फ्लावर स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करती है, जिसका सामना वो आसानी के साथ में कर रहा था। साथ ही युवान किंग के पास में एक लवर पिल भी होती है और उसने वो पिल जुआनिया की बॉडी में प्लांट कर दी। तो जुआनिया चाहकर भी अपने आप को युवान किंग से दूर नहीं रख पाएगी, इसीलिए वो जुआनिया को हराने के बाद अपनी पिल को उसके अंदर प्लांट करने के लिए जाने लगता है। लेकिन ली चेन यहाँ पर अपनी स्पाइडर सिल्क टेक्निक को यूज करते हुए उसकी बॉडी को जकड़ लेता है। और उसी वक्त जुआनिया को भी मौका मिल जाता है उसके ऊपर अटैक करने का, जिसके केवल एक ही अटैक से उसकी बॉडी से सारी की सारी इविल पावर्स खत्म हो जाती हैं और वो भी यहाँ पर मारा जाता है, जिससे कि ली चेन को अब चैन की सांस आई थी। जुआनिया युवान किंग की बॉडी के पास में जाकर उससे कहती है कि अगर मेरा मन तुम्हारी तरह थोड़ा बहुत भी सोचता होता तो जरूर मुझे तुम्हारी चालों के बारे में पहले से ही पता चल जाता, तो शायद तुम इस तरीके से ना मारे जाते। जिसके बाद फिर वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने के बाद अब उसके शरीर में चलने की तक ताकत नहीं बचती, जिसके लिए फिर तुरंत ही वहाँ पर ली चेन आ जाता है। साथ ही वो वहाँ से युवान किंग के लवर पिल्स को भी उठा लेता है और कहता है कि जब सभी लोग तुम्हारी बॉडी को डला हुआ देखेंगे तो वो लोग जरूर ही सब कुछ समझ जाएंगे। और फिर वो यहाँ से जुआन या यूकिन को उठाकर जाने लगता है। इसके बाद फिर हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन स्नेक को मारा गया था, जिसे यूविन लिंक ने टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया है। और तभी वहाँ पर जीव बाकी लोगों के साथ में आ जाती है और वो जैसे ही यहाँ पर एक डीमन स्नेक को मरा हुआ देखती है वो तुरंत ही वहाँ पर चली जाती है। साथ ही उसे यूविन लिंक का वो वेपन भी डिस्ट्रॉय किया हुआ नजर आता है। इसको देखकर वो कहती है कि यानी कि यूविन लिंक मर चुका है और वो शायद इसी स्नेक के साथ में फाइट करते हुए मरा होगा,
क्योंकि यहाँ पर वैसे भी ह्यूमन लिंक की बॉडी का नामो निशान नहीं था। लीजन के मास्टर कहते हैं कि ये कॉन्टिनेंट पॉइजनस चीजों से भरा हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि लीजन के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो। तो फिर फिफ्थ मास्टर नीचे की तरफ देखते हैं जहाँ पर उन लोगों को युवान किंग की बॉडी डली हुई नजर आती है, और वो भी असल में यहाँ पर मर चुका था। जीव समझ जाती है कि सो गाइस, मार्शल कल्टीवेटर सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पूर्वी चीन समुद्री तट के नीचे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर समुद्री साम्राज्य का एक महल बना हुआ था, जिसके अंदर हमें क्वीन और किंग दोनों को ही दिखाया जाता है। और किंग आराम से क्वीन के हाथों से अंगूर खाए जा रहे थे, लेकिन तभी उनके पास में वहाँ पर एक केकड़ा आ जाता है जो कि उन्हीं की सेना में शामिल था। और ये असल में अब ये भी इंसानों के साथ में फाइट करके आया है, जहाँ पर लिंगर ने अकेले ही सभी की बैंड बजा के रख दी थी, और वही सारी की सारी चीजों के बारे में अपने राजा को बता देता है कि कुछ इंसानों ने आकर हमारे ईस्ट चाइना सी पर कब्जा कर लिया है, साथ ही हमारे सिर्फ आर्मी को भी उन लोगों ने खत्म कर दिया, इसीलिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तो फिर समुद्री राजकुमार जिसका नाम था आओ ये, वो कहता है कि वे इंसानों का अत्याचार हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है, इसीलिए अब हमें उन इंसानों को दिखाना होगा कि पूर्वी सागर का असली राजा कौन है। तो ओशन किंग कहते हैं कि मैं ये सारी की सारी जिम्मेदारी जनरल के ऊपर छोड़ता हूँ, और वो अपने बेटे की बात पर ध्यान ही नहीं देता। वो कहता है कि अब तुम्ही को ये सब कुछ संभालना होगा। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में ली चैन और जुआनिया यूकिन को दिखाया जाता है, और वो दोनों ही उसी जंगल में अभी भी बैठे हुए थे। जुआनिया ली चैन से कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि शायद मैं अकेले युवान किंग और ह्यूमन लिंक के साथ में फाइट ना कर पाती। और फिर तभी हमें ली चैन के पावर लेवल दिखाया जाता है, जो कि गॉड ट्रांसफॉर्मिंग 9 लेवल पर था। जुआनिया केवल वर्चुअल रिफाइनिंग के 4th लेवल पर ही थी, लेकिन ली चैन अपनी सच्चाई को छुपाते हुए कहता है कि मेरा कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा लो है, मुझे केवल बच निकलने की सीक्रेट टेक्निक्स ही आती है, इसलिए मैंने तुम्हारी ह्यूमन किंग के साथ फाइट करने में ज्यादा मदद नहीं की। और ह्यूमन लिंक तो वैसे भी उस बड़े सांप के साथ में फाइट करते हुए मारा गया, इसीलिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। तो जुआनिया कहती है कि आप जो भी कहोगे मैं उस बात को मान जाऊंगी। तो लीचन कहता है कि मुझे हमेशा ही डर लगता है कि मैं कभी किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं, इसीलिए तुम मेरे बारे में मास्टर्स को कुछ भी नहीं बताओगी। लीचन सोचता है कि बस ये हाँ कर दे और मेरे बारे में किसी को भी ना बताए, लेकिन जुआनिया के मन में तो काफी सारी बातें चल रही होती हैं। लीचन आखिर ऐसा क्यों कराना चाहता है, लेकिन अगर केवल मेरे इतना कह देने से आपके जैसा जेंटलमैन मेरा क्लोज फ्रेंड बन जाता है तो मुझे ऐसा करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए जुआनिया कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं आपके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। लीचन कहता है कि वो कभी भी जुआनिया के मन को समझ ही नहीं सकता, लेकिन तभी वो महसूस करता है अपने हाथ में लगे हुए स्पाइडर सिल्क को, जिसको फॉलो करते हुए अब यहाँ पर जीव भी आ चुकी थी। और उन लोगों को देखकर लीचन और जुआनिया दोनों ही बाहर आ जाते हैं, लेकिन लीचन को देखकर फिफ्थ मास्टर को उसके ऊपर शक होने लगा था, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि लीचन तो इस पूरी वारदात के वक्त में यहाँ से गायब था। उसने ऐसा जानबूझकर किया या फिर ये कोई इत्तेफाक है। लीचन के मास्टर उसको देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो हवा से ही छलांग लगा जाते हैं, और वो कहते हैं कि तुम ही तो मेरे इकलौते काबिल डिसाइपल हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं मेरा क्या होता। लीचन कहता है कि अभी आपके पास में लिंगर तो है। मास्टर कहते हैं कि तुम ही दो तो मेरे अकेले डिसाइपल हो। जब मैं कैटास्ट्रोफी को ब्रेक थ्रो करने के लिए गया तो वहाँ पर अचानक से पता नहीं क्या हुआ। तो लीचन समझ जाता है कि अब मास्टर का फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है कि जान भी किस्मत से ही बच पाए। तभी जुआनिया यूकिन फिफ्थ मास्टर और जीव के पास में पहुंच जाती है और उनको बता देती है कि उसने अपनी गलती की वजह से युवान किंग को जान से मार दिया। वो सजा को भुगतने के लिए भी तैयार है, लेकिन लीजन को पता था कि जीव हमेशा ही जुआनिया को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसे फिफ्थ मास्टर के ऊपर शक हो रहा था। और तभी फिफ्थ मास्टर जुआनिया से कहते हैं कि क्या तुमने अकेले ही युवान किंग को मार दिया? फिर आखिर ह्यूमन लिंक के साथ में क्या हुआ? लीजन हमें बताता है कि फिफ्थ मास्टर जीव के बड़े भाई की तरह है, जो कि रियल इमॉर्टल रियल्म के पीक लेवल पर पहुंच चुके हैं, इसीलिए उनकी बातों से उसे संभल कर रहना होगा। तभी जुआनिया उन लोगों को बताती है कि ह्यूमन लिंक ने एक बहुत ही बड़े ग्रीन डीमन स्नेक को जगा दिया और लड़ाई की वजह से उन दोनों की ही जान वहाँ पर चली गई। इस बात को सुनकर लीचन काफी खुश होता है कि उसने उसका नाम नहीं लिया। तो फिफ्थ मास्टर कहते हैं कि क्या सच में किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की? इस बात पर सभी के सभी लोग लीचन की तरफ देखने लग जाते हैं। तो जुआनिया कहती है कि लीचन का तो इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, कि वो तो खुद ही अपनी जान बचा रहे थे और उन्होंने मुझे खतरे से बाहर निकाला, इसीलिए सब कुछ मैंने ही किया है। तो फिफ्थ मास्टर लीचन से कहते हैं कि ये सारे के सारे गुनाह अपने ऊपर ले रही है, क्या तुम इसके फेवर में कुछ भी नहीं बोलोगे? तो लीचन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। तो फिफ्थ मास्टर कहते हैं कि जुआनिया ने जो भी किया है वो एक बहुत ही ज्यादा सीरियस क्राइम है और इसके साथियों को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे तो लगता है कि माजरा कुछ और ही है, क्योंकि कोई तो जरूर है जो कि उसकी मदद कर रहा था, जो कि स्पाइडर सिल्क टेक्निक को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। वैसे यहाँ पर स्पाइडर सिल्क के कुछ निशान दिखाई देते हैं। जीव कहते हैं कि आखिर 3 आंखों वाली मकड़ी की ये कौन सी कला है? तो फिफ्थ मास्टर बताते हैं कि ये मकड़ी केवल एक ही समय में अपनी पूरी 8 दिशाओं में जाल को फेंक सकती है, जिसकी मदद
मदद से हम हजारों मील दूर बैठे हुए भी इंसान की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो जियो फिफ्थ मास्टर से कहते हैं कि क्या तुम ली चैन पर शक कर रहे हो, क्योंकि अगर आज उसने जुआनिया की जान ना बचाई होती तो मेरी टीम का तो नामो निशान ही मिट जाता। फिफ्थ मास्टर कहते हैं कि मैं तो केवल अपनी रूटीन इंक्वायरी कर रहा हूँ। ली चैन के मास्टर भी कहते हैं कि मेरा डिसाइबल एकदम सही बोल रहा है, क्योंकि हमेशा ही उसको अपनी मौत का डर लगा रहता है, इसीलिए वो कभी भी खतरों को मोल नहीं लेता। इसीलिए आपको इस मामले की अच्छी तरीके से तहकीकात करनी चाहिए। तभी ली चैन भी कहता है कि मैं अच्छे तरीके से स्किल ट्रेन नहीं हूँ, तो आप ही सोचिए कि आखिर मैं कैसे ही स्पाइडर सिल्क टेक्निक को यूज कर पाऊंगा। मैं तो अनजाने में भागते हुए अपने साथ साथ जुआनिया की भी जान बचा ली, इसीलिए अभी मैं यहाँ पर उसके साथ में हूँ। फिफ्थ मास्टर ली चैन से कहते हैं कि तुमने भागने का प्लान कैसे बनाया। तो ली चैन के मुंह से निकल जाता है कि वो यहाँ पर औषधि को लेने के लिए आया था, और ऐसी औषधि जो कि उसके राज्य में ही वर्जित है। तो फिफ्थ मास्टर कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास में कुछ सीक्रेट टेक्निक्स होंगी। साथ ही वो मन में भी सोच रहे थे कि इस लड़के ने तो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। साथ ही वो अपने आप को स्वर्ग के डाव का विटनेस भी बताता है, इसीलिए फिफ्थ मास्टर को लगता है कि जरूर ये सच बोल रहा होगा। ली चैन कहता है कि अब उसे सीनियर जियो के ऊपर अपना भरोसा और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वो फिफ्थ मास्टर की तकनीकों से पहले ही बच जाए। ली चैन उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर 3 आंखों वाली वो मकड़ी मिली, अगर आप चाहो तो मैं वो आपको दे सकता हूँ। तो फिफ्थ मास्टर कहते हैं कि इससे अच्छा मेरे लिए और क्या ही होगा, लेकिन मन में वो सोच रहे थे कि भले ही ये खुद को कमजोर बताता है, लेकिन ये जरूर अपनी असली ताकतों को छुपाता होगा। लेकिन अगर ये इस तरीके से भी सही रास्ते पर चले तो हमारे काम में आएगा, लेकिन अगर इसने कुछ भी गलत किया तो मैं उसको खुद ही एलिमिनेट कर दूंगा। और ये सारी की सारी चीजें वो अपने मन में ही सोच रहे थे। ली चैन सोचता है कि कम से कम इस बात से उसने जीव का थोड़ा बहुत भरोसा तो जीत ही लिया होगा। तभी ली चैन के मास्टर उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास में वो स्पाइडर है तो उसका कल्टीवेशन तुम्हें खुद ही करना चाहिए, ना कि सीनियर जीव को परेशान करना चाहिए। ली चैन सोचता है कि वो यहाँ पर आ तो गया, लेकिन जितना केयरफुल उसे होना चाहिए था वो उतना हुआ नहीं, कि उसने जो स्पाइडर सिल्क को यूज किया उसे और क्लियरली तरीके से यूज करना चाहिए था, नहीं तो वो इस तरीके के इमोर्टल से नहीं बच पाएगा। साथ ही उसे ईस्ट चाइना सी के बारे में भी सब कुछ पता होता है। तभी जीव यहाँ पर फिफ्थ मास्टर से कहती है कि मैंने आपसे कहा है कि ली चैन एक बहुत ही अच्छा डिसाइपल है, इसीलिए वो ली चैन के मास्टर की युवान से भी कह देती है कि आपको इसे ट्रेन करने के साथ साथ इलाज भी करना चाहिए, कि तभी वो ली चैन को टच कर लेती है। इसे मजबूरी में बीमार होने का नाटक करना ही पड़ता है ताकि वो सभी को भरोसा दिला सके, लेकिन जीव यहाँ पर उसके साथ में काफी अच्छे तरीके से मजाक भी करती है। इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आया जाएगा, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, मार्शल कल्टीवेटर सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ली चैन के शाओ कियांग पीक का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि असल में ली चैन अपने पीक पर वापस आ चुका था, और जैसे ही उसको होश आता है वो अपने मास्टर से कहता है कि क्या हम लोग वापस अपने शाओ कियांग पीक पर आ चुके हैं। तो उसके मास्टर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ चुकी हो, लेकिन शुक्र की बात तो ये है कि तुम उतने ज्यादा सीरियस भी नहीं हो। तभी ली चैन सोचने लगता है कि मास्टर अभी तक एक इमॉर्टल नहीं बने, इसीलिए वो ली चैन की करंट सिचुएशन के बारे में पता नहीं लगा सकते, इसीलिए वो अपनी पावर्स को मास्टर से भी छुपा कर रख सकता है। और फिर वो अपने मास्टर से कहता है कि आप मुझे ये बताइए कि आखिर वो लोग जोवान या यूकिन के साथ में अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि इसके बारे में तो अब सभी लोग जान चुके थे कि सब कुछ उसी की वजह से हुआ। तो ली चैन के मास्टर कहते हैं कि फिफ्थ ब्रदर ने उसकी सिचुएशन को समझा और ये भी समझ लिया कि जरूर जुआनिया को धोखा दिया गया होगा, जिसके दबाव में आकर उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, इसीलिए उसे ज्यादा कुछ नहीं बल्कि 2 साल की ही सजा सुनाई गई है। और फिर तभी यहाँ पर भागते हुए लिंगर भी आ जाते हैं, वो तुरंत ही ली चैन को चेक करने लगती है कि आखिर उसको कहाँ पर चोट लगी हुई है। फिर मास्टर तुरंत ही लिंगर को डांटते हुए उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अभी उसको आराम करने देना है, उसको परेशान नहीं करना, इसीलिए अब तुम कुछ दिनों के लिए अच्छे तरीके से आराम करोगे, जिससे कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से ठीक हो जाए। और फिर तभी ली चैन अपने मास्टर से कहता है कि क्या आप दोबारा से कैटास्ट्रॉफी को ब्रेक थ्रू करने के लिए जा रहे हो। तो मास्टर कहते हैं कि यहाँ के सभी पीक्स में मैं ही एक ऐसा मास्टर बचा हुआ हूँ जो कि अभी तक एक इमॉर्टल नहीं बना, इसीलिए इस बार मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी ताकि मैं एक इमॉर्टल बन ही जाऊं, लेकिन ये चीज इतनी भी ज्यादा आसान नहीं होने वाली। तो फिर लिंगर कहती है कि मास्टर इसमें तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, तो फिर आप इस चीज को कैसे संभालोगे। तो मास्टर कहते हैं कि पहले के टाइम में सभी लोगों के पास फुल कॉन्फिडेंस नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो लोग इस कैटास्ट्रॉफी लेवल को पार कर जाया करते थे, लेकिन ली चैन को पता था कि केवल 100 में से 10-20 लोग ही कैटास्ट्रॉफी लेवल को पार कर पाते हैं। साथ ही उसके मास्टर का फाउंडेशन लेवल भी पूरी तरीके से हिल चुका था, जिससे कि अगर वो
वे एक इमॉर्टल बन भी गए तो उनकी सोल इतनी ज्यादा कमजोर होगी जितनी कि नॉर्मल कल्टीवेटर्स की भी नहीं होती। इसीलिए अगर वो इस हालत में कैटास्ट्रॉफी लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए जाएंगे तो बेशक वहाँ पर उनकी मौत हो जाएगी। और मास्टर यहाँ से जाते हुए ली चेन से कहते हैं कि अगर मैं वापस लौट कर ना आया तो साओ कियांग पीक की पूरी जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तो लिंगर कहती है कि ठीक है, हम लोग ठीक तरीके से ख्याल रखेंगे। जिससे कि मास्टर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ये चाहती हो कि मैं वापस लौट कर ना आऊँ? हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। और फिर वो यहाँ से तुरंत ही चले जाते हैं। और फिर ली चेन लिंगर से कहता है कि हमें कुछ भी करके अपने मास्टर की मदद करनी होगी, क्योंकि अब उसके मास्टर यहाँ से कैटास्ट्रॉफी लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए जा चुके हैं। ली चेन कहता है कि मास्टर इस लेवल को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन इसमें उन्हें आसमान से गरजने वाली बिजलियों का सामना करना होगा। और जब कभी भी कल्टीवेटर्स इस लेवल को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अपने ऊपर इस आसमान की सबसे पावरफुल बिजली को गिराना पड़ता है। और अगर वो इस बिजली से बच जाते हैं तो वो फाइनली एक इमॉर्टल बन जाते हैं। लेकिन अगर वो इस खतरनाक थंडर का सामना ना कर सके तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाएंगे, जिनको फिर किसी भी तरीके से वापस नहीं लाया जा सकता। ये थंडर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि ये बड़ी से बड़ी पहाड़ियों को भी गिरा देती है। इसीलिए किसी का भी इसको सरवाइव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जिसको देखकर लिंगर लीचन से कहती है कि आखिर हमारी मास्टर्स को कैसे ही सरवाइव कर पाएंगे। तो लीचन कहता है कि हमारे मास्टर का फाउंडेशन लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, इससे तो वो केवल एक बार की ही बिजली में मारे जाएंगे। लिंगर कहती है कि यानी कि हम दोनों यहाँ पर अकेले हो जाएंगे। तो फिर लीचन हमें अपना राज बताता है कि इसी वजह से उसने वेजुजो कॉन्टिनेंट से वो औषधि उठाई थी और इसकी मदद से वो आसानी के साथ में मास्टर का कैटास्ट्रॉफी लेवल को पार करा सकते हैं। जिसको देखते हुए लिंगर कहती है कि ये तो वो औषधि है जो कि एक इमॉर्टल को भी मारने की ताकत रखती है। तो लीचन कहता है कि हाँ, तुमने एकदम सही कहा, लेकिन तुमने इसके बारे में ठीक तरीके से पढ़ा नहीं है, क्योंकि अगर इस जहरीली औषधि को ठीक तरीके से रिफाइन कर लिया जाए तो ये इंसान की फेक डेथ को बनाने के काबिल हो जाती है। यानी कि हमारे मास्टर कैटास्ट्रॉफी लेवल में एक बार मरने के बाद भी जिंदा हो जाएंगे, और जब दोबारा से उनके ऊपर एक और लाइटनिंग स्ट्राइक होगी तो उससे वो कमजोर होने के बजाय और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। और फिर तभी उन्हें ये फेक डेथ पिल लेनी होगी ताकि वो लास्ट वाली लाइटनिंग स्ट्राइक उनके ऊपर ना हो सके और वो एक इमॉर्टल भी बन जाए। इस तरीके से वो एक पूरे इमॉर्टल तो नहीं बनेंगे, लेकिन अपने लेवल को तो बढ़ा सकते ही हैं। और इस आइडिया के बारे में सुनकर लिंगर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसीलिए लीचन कहता है कि हमें कुछ भी करके इस जहरीली औषधि को फेक डेथ पिल में बदलना ही होगा, उससे पहले कि मास्टर कैटास्ट्रॉफी तक पहुंचे। और ये जो हम लोग तरीका अपनाने के लिए जा रहे हैं, इससे बहुत ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि हमारे मास्टर जिंदा रहें। जिससे कि लिंगर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि सीनियर, आप तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। और लीचन फाइनली उस कैटास्ट्रॉफी वाली जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर वो अपने मास्टर को बचाने वाला मिशन शुरू करने वाला है। लीचन के पावर लेवल को देखकर लिंगर हमेशा ही उससे खुश रहती है, क्योंकि अब लीचन उस जहरीली औषधि को रिफाइन करने के लिए जा रहा था। और इसी के साथ में यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, मार्शल कल्टीवेटर सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डाओ कियांग पीक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लीचन के मास्टर कि उन्हें आखिर क्या करना चाहिए, वो इस लाइटनिंग स्ट्राइक का टेस्ट देने के लिए कैसे जाए। दूसरी तरफ हम लीचन को देखते हैं जो कि अभी आराम करके ही उठा था और फिर वो अपने मास्टर को देखता है। इसीलिए वो लिंगर के साथ में मिलकर मास्टर किल के फेक डेथ पिल को बनाने की कोशिश करने लगता है। लीचन उससे कहता है कि हमारे मास्टर बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, इसीलिए वो पीछे तो बिल्कुल भी नहीं हटने वाले, लेकिन उस कैटास्ट्रॉफी को ब्रेक थ्रू करना वो भी उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा। इसीलिए हमें इमॉर्टल मेल्टिंग पिल को बहुत ही जल्द से जल्द बना लेना चाहिए। तभी लिंगर लीचन से कहती है कि हमारे मास्टर बहुत ही ज्यादा जिद्दी हैं, और अगर उन्हें पता चल गया कि हम उनकी मदद करने के लिए एक ऐसी पिल को बना रहे हैं जिसका यूज करना हमारे यहाँ पर इलीगल है, तो लीचन कहता है कि इसके बारे में हम उन्हें नहीं बताएंगे। उन्हें तो क्या, इसके बारे में हम किसी को भी नहीं बताएंगे। और वैसे भी अभी तो हमें इसको रिफाइन करने के लिए उसके फर्नेस की जरूरत पड़ने वाली है। और जैसे ही हम लोग एल्केमी रूम में जाएंगे, हम वहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर देंगे ताकि हमारे सीक्रेट के बारे में किसी को भी पता न चल सके। तो लिंगर कहती है कि क्या आपके पास में कोई फर्नेस नहीं है। तो लीचन कहता है कि इस पिल की पावर को संभालना किसी नॉर्मल फर्नेस की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये एक जहरीली औषधि है, इसीलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। और वैसे अभी मुझे हाल ही में पता चला है कि एल्डर वान लिंग ने उनके पास में, जो कि डैंडिंग पीक के हैं, उनके पास में एक पॉइजन गोल्ड फर्नेस है जो कि हमारे इस पिल रिफाइनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा सही रहेगा। तो लिंगर कहती है कि शायद मैं एल्डर के बारे में पहले भी सुन चुकी हूँ। तो लीचन कहता है कि ये वही मास्टर है जिन्होंने पॉइजन क्लासिक
फिजिक्स की किताब लिखी थी, क्योंकि वो एक पॉइजन रिफाइनिंग के बहुत ही बड़े ज्ञाता है और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बहुत ही जल्द छोटी छोटी सी बातों पर भी गुस्सा करने लगते हैं। इसीलिए उनसे दोस्ती बना पाना हमारे लिए थोड़ा सा तो मुश्किल होगा ही। तभी लिंगर को याद आता है कि ये तो वही मास्टर है जो कि लिंगर से वो पॉइजन ले गए थे जिसको ली चेन ने बनाया था, और उससे ये भी कहा था कि तुम मुझे ये बता दो कि आखिर इसको किसने रिफाइन किया। और उसके इसी सोच में डूबे होने की वजह से ली चेन लिंगर से कहता है कि जरूर तुम मुझसे यहाँ पर किसी बात को छुपा रही हो। तो लिंगर ली चेन से कहती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं। तो ली चेन उससे कहता है कि तुमने जो एल्डर वान को मेरे बारे में बता दिया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर तुमने ईस्ट चाइना सी पर सोल ब्रेकिंग पिल्स को यूज ना किया होता तो शायद उन्हें इसके बारे में कभी भी पता न चलता। तो लिंगर कहती है कि मैं तो बेकार में ही डर रही थी, आपको जो शुक्रिया बोलना है वो आप मुझे बोल सकते हो। तो फिर ली चेन यहाँ पर उससे भड़कते हुए कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि हमें एल्डर वान से दोस्ती बनानी है, लेकिन तुमने तो वो सारी की सारी पिल्स ही दे दी, इसीलिए तुमसे बड़ी बेवकूफ जूनियर किसी की भी नहीं हो सकती। तो लिंगर कहती है कि सीनियर यानी कि आप मुझे बेवकूफ बना रहे थे। इसके बाद वो हमें एल्डर वान के पीक को दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगर पहुँच जाती है और उसके साथ में वहाँ पर ली चेन भी गया हुआ था। तो फिर एल्डर वान तुरंत ही उससे पूछते हैं कि तुम सोल ब्रेकिंग पिल्स को कैसे रिफाइन करते हो। तो ली चेन यहाँ पर उनको बताता है कि उसके लिए सबसे पहले स्पिरिट फॉक्स के हर्ट से 3 बूंद खून निकालना पड़ता है और फिर उसमें सोल ब्रेकिंग औषधि के 4 टुकड़ों की जरूरत होती है, जिसके बाद फिर उसमें होंगी औषधि को भी मिलाया जाता है, जिसके बाद फिर उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया जाता है। लेकिन फिर एल्डर वान उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारा बजट केवल 20 स्पिरिट स्टोन्स ही हो तब तुम इसको कैसे बनाओगे। और एल्डर वान की इन बातों को सुनकर लिंगर को तो डर ही लगने लगा था। तो फिर ली चेन सोचता है कि अब उसे अपने चालाकी वाले फॉर्म में आना होगा ताकि वो आसानी के साथ में मास्टर के सवालों का जवाब दे सके, क्योंकि अगर तुम्हें शेर को हराना है तो उसके लिए तुम्हें सवा शेर तो बनना ही होगा। और फिर ली चेन कहता है कि अब सोल ब्रेकिंग औषधि का हम लोग नॉर्मल वर्जन ही यूज करेंगे। तो फिर एल्डर वान उससे कहते हैं कि अगर हमारे पास केवल 10 स्पिरिट स्टोन्स ही हो तो क्या करोगे। तो ली चेन कहता है कि अब आपको पैसे खर्च करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि औषधि बनाने वाले जीवों के साथ में मेरी काफी अच्छी दोस्ती है। सबसे पहले मैं सोल ब्रेकिंग औषधि के लिए कुछ स्पिरिट मछलियों को ले लूंगा। तो एल्डर कहते हैं कि मछलियों को बड़ा करने में भी तो पैसे ही लगते हैं। तो ली चेन कहता है कि उन मछलियों को मेरी जूनियर संभालती है जिसमें कोई भी खर्चा नहीं होता, और हम जो स्पिरिट फॉक्स का खून निकालने वाले थे अब उसकी जगह हम उसके गोबर का इस्तेमाल करेंगे। तो एल्डर कहते हैं कि लेकिन होंगी औषधि तो पूरे 1 लाख साल बाद ही मिलती है, जिस बात पर ली चेन कहता है कि आप उसकी भी चिंता मत कीजिए, मैं उसको बनाने के लिए अपने शूज और डॉग्स का इस्तेमाल करूंगा, जिससे कि मुझे यहाँ पर एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरी सोल ब्रेकिंग औषधि एकदम फ्री में बन के तैयार हो जाएगी। इस बात से एल्डर वान तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ली चेन ने लिंगर से कह दिया था कि तुम्हें उन मास्टर के सामने खुद को बहुत ही ज्यादा गरीब और लाचार दिखाना है। तो फिर लिंगर यहाँ पर रोते हुए कहने लगती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे सीनियर इतने ज्यादा पैसों को बचाने वाले होंगे, और वैसे भी वो तो एक पुराने से फर्नेस को यूज करते हैं अपनी फिर रिफाइनिंग के लिए, क्योंकि उनके पास में नया फर्नेस खरीदने के पैसे भी नहीं है यहाँ का पूरा माहौल इमोशनल बनाने के लिए। ली चेन के पेपर बोर्ड से इमोशनल संगीत को बजाने लगते हैं और फिर ली चेन भी माहौल को बदलते हुए कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसी जिंदगी को जीता हूँ, बस तुम खुश रहो, मेरे लिए यही काफी है। फिर लिंगर यहाँ पर और भी ज्यादा जोरों के साथ में रोने लगती है, जिसको देखकर एल्डर वान के असिस्टेंट काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। तो लिंगर कहती है कि अभी तक एल्डर वान ने कुछ भी नहीं कहा, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी ओवर एक्टिंग को देखकर हमें भगा दे। और फिर तभी उन लोगों के सामने एल्डर वान आ जाते हैं और वो ली चेन के करीब जाकर उससे कहते हैं कि क्या तुमने मुझे अपने जैसा समझ रखा है, जिसको देखकर लिंगर और ली चेन दोनों ही डरने लगे थे कि अब पता नहीं उन लोगों के साथ में क्या होगा। लेकिन फिर एल्डर वान उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों ने बहुत ही गरीबी को देखा है, लेकिन ये तुम्हारी जूनियर बहुत ही ज्यादा मुंहफट है, इसकी वजह से ली चेन की जिंदगी ज्यादा कठिन हो चुकी है। तो फिर लिंगर डरते हुए ली चेन से कहती है कि अब तो सब कुछ खराब हो गया मेरी वजह से, अब हमें पॉइजन गोल्डन फर्नेस नहीं मिलेगा। जिसके बाद फिर एल्डर वान ली चेन को यहीं पर खड़ा करके यहाँ से जाने लगते हैं, जिससे कि लिंगर को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा करने का उनका मतलब क्या था। तो ली चेन कहता है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन असल में उन लोगों को यहाँ पर रुकने की इजाजत दे दी गई थी। और फिर ली चेन यहाँ पर लिंगर को पॉइजन गोल्डन फर्नेस दिखाता है और कहता है कि एल्डर वान हमारे इमोशनल ड्रामे को देखकर उन्होंने अपनी दयालुता का थोड़ा सा प्रसाद हमें दे दिया है। ली चेन कहता है कि एल्डर वान हमेशा ही गोल्डन पॉइजन फर्नेस को छुपा कर रखते हैं, जिसके बाद फिर वो यहाँ पर अपनी एक फॉर्मेशन को क्रिएट करके उसको अपने सामने लाने लगता है, जिसका साइज असल में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। जितना ली चेन लिंगर को बता रहा था वो उससे कम से कम 1000 गुना बड़ा था, जो कि जैसे ही उनके सामने आता है वो अपने आप ही जंजीरों से भी बंध जाता है। और अब डाउकिंग पीक में ली चेन के मास्टर को ये चिंता होने लगी थी कि आखिर ये दोनों कहाँ पर हैं। लिंगर इस बड़े से फर्नेस को काफी देर से घूरे जा रही थी, लेकिन जब ली चेन के मास्टर वहाँ पर जंगल में जाकर देखते हैं तो ली चेन यहाँ पर लिंगर को सजा दे रहा था, क्योंकि उसने उस जहरीली औषधि को गवा दिया था, इसीलिए वो उससे पेड़
पर पेड़ कटवाते जा रहा था, लेकिन इसकी वजह से लिंगर काफी ज्यादा थक चुके थे। इसीलिए वो ली चेन से कहती है कि सीनियर मुझसे अब और नहीं होगा, यहाँ तक कि अब तो मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ली चेन उससे कहता है कि अभी तुम्हें एक और पेड़ को काटना होगा, जिसको सुनकर लिंगर की तो हालत ही खराब हो जाती है। मास्टर उन लोगों को देखकर कहते हैं कि ये बच्चे तो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हैं, लेकिन उन्हें सच्चाई के बारे में तो पता था ही नहीं। और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, मार्शल कल्टीवेटर सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लिंगर और ली चेन को दिखाया जाता है, जो कि अपने पीक पर वापस आ चुके थे। और लिंगर ली चेन से कहती है कि क्या यही 3 डायमेंशनल कॉम्पोसाइट फॉर्मेशन है। तो ली चेन कहता है कि हाँ, मैं इसको पूरे 60 सालों से प्रिपेयर करते आ रहा हूँ, क्योंकि दूसरे फॉर्मेशंस की तुलना में इस फॉर्मेशन में क्रिस क्रॉस की संख्या काफी ज्यादा होती है, इसकी मदद से मैं इमोर्टल्स को भी संभालने के लायक हूँ, फिर चाहे वो रियल इमोर्टल रियल्म को ही पार क्यों न कर चुके हो। और फिर लिंगर ली चेन से कहती है कि क्या इसकी पावर विल्डर के कल्टीवेशन से नहीं जुड़ी हुई है, क्योंकि हम दोनों में से तो कोई भी यहाँ पर इमोर्टल है ही नहीं। तो फिर आकर हम उन लोगों को अपने जाल में कैसे फंसाएंगे। इस बात पर ली चेन उससे कहता है कि इसीलिए तो हमें एक इमोर्टल की जरूरत है, और एक ऐसा इमोर्टल जो कि मेरी फॉर्मेशंस के बारे में ना समझ सके, जो कि असल में होने वाली है जीव। वो एक इमोर्टल तो है, लेकिन उसे फॉर्मेशंस के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता। साथ ही वो पोशन पीक की 9वीं छात्रा है, जो कि एक इमोर्टल बनी, और वो अपने सभी के सभी सीनियर्स के साथ में कहलाते हैं 9 इमोर्टल्स ऑफ जीव, क्योंकि असल में जीव को 6th ब्रदर ने अपनी वाइफ के साथ में पाला है। जिस बारे में फिर लिंगर सोचने लग जाती है कि क्या हम लोग भी इसी तरीके से एक दिन कपल बनेंगे। लेकिन ली चेन उसकी टपली बजाती हुई उससे कहता है कि ज्यादा मत सोचो, अपने काम पर ध्यान दो। और फिर वो कहता है कि हमारे इस ऑपरेशन के असली टारगेट होंगे मास्टर जीव वो, क्योंकि जब हम लोग बेजुजो कॉन्टिनेंट पर गए थे तब उन्हें मेरे ऊपर शक हो गया था, और अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ से जीव के पास में चले जाएंगे तब तो उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल ही जाएगा। तो लिंगर कहती है कि यानी कि हमें एक दूसरे रास्ते को अपनाना चाहिए, ताकि हम लोग जीव तक आसानी के साथ में पहुंच सके। ली चेन कहता है कि मास्टर जीव वो बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसीलिए नॉर्मल तरीकों में उन्हें फंसाया नहीं जा सकता। और वैसे हाल ही में मुझे पता चला है कि अभी जीव को सजा दी गई थी, उसके ड्रिंक करने की वजह से वो हर रोज ही सुबह सुबह से बच्चों की तरह हरकतें करती है, और मास्टर जीव वो चाहकर भी उसकी इस आदत को नहीं रोक पा रहे हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से हमारे पास में यही एक सही तरीका है। और फिर ली चेन यहाँ से लिंगर को भेज देता है जीव के पास में, साथ में उससे ये भी कह देता है कि जीव हमारे इमोर्टल मेल्टिंग पिल के रिफाइनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए तुम गलती से भी मास्टर जीवू के सामने कोई भी गलती मत करना। और फिर वो मास्टर जीवू के पास में पहुंचकर उनके पैर पकड़ के रोने लगती है। वो मास्टर जीवू से कहती है कि मुझे एक असली इमोर्टल की जरूरत है, जो कि मेरे पीक में जाकर हमारी मदद करे, क्योंकि मैं फॉर्मेशंस को काफी अच्छे तरीके से समझना चाहती हूँ। लेकिन मास्टर जीवू से कहते हैं कि मेरे नियम पूरे 500 साल के लिए बनाए गए हैं, तो आखिर मैं कैसे ही तुम्हारे लिए उनको तोड़ सकता हूँ। लेकिन लिंगर तो रोए जा रही थी, और वो कहती है कि मुझे एक असली इमोर्टल की जरूरत है। तभी मास्टर जीवू को अपने सामने से जीव आती हुई नजर आती है, जिसने फिर से शराब पी रखी थी। साथ में वो मास्टर जीवू से ये भी कहती है कि मुझे और भी ज्यादा शराब चाहिए। और जीव से छुटकारा पाने के लिए मास्टर जीवू लिंगर से कह देते हैं कि तुम इसे अपने साथ में ले जाओ, यानी कि अब लिंगर का भी काम बड़ी आसानी के साथ में हो रहा था। और मास्टर जीवू अपनी बला को टालकर तुरंत ही यहाँ से भाग जाते हैं। तो फिर लिंगर और जीव दोनों ही एक दूसरे की तरफ दौड़ते हुए आती हैं और गले लगकर रोने लगती हैं। लिंगर कहती है कि आप मेरे मास्टर को बचाओ, और जीव कहती है कि मुझे और भी ज्यादा वाइन चाहिए। इसके बाद फिर लिंगर जीव को लेकर अपने पीक पर आ जाती है, जहाँ पर ली चेन ने उसे जियारिन नाम की शराब दे दी थी, जिसकी स्मेल भले ही अल्कोहल जैसी है, लेकिन उससे शराब बिल्कुल भी नहीं चढ़ती। पीने वाले को केवल इतना लगेगा कि हाँ उसने शराब पी रखी है, लेकिन उसकी एबिलिटीज पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। और फिर ली चेन जीव से कहता है कि तुम्हारे दिमाग में अभी क्या ख्याल आ रहा है। जीव कहती है कि मैं फॉर्मेशन की एक काफी बड़ी जीनियस हूँ, मुझसे इसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हो। और लिंगर जीव के पास में जाकर ली चेन को बताती है कि ये पूरी तरीके से टुन हो चुकी है, क्योंकि उसने लिंगर को बहुत ही बुरी तरीके से जकड़ लिया था। इसके बाद फिर जीव और ली चेन दोनों ही पॉइजन रिफाइनिंग फर्नेस के पास में पहुंच जाते हैं, जहां पर अब ली चेन एक नई फॉर्मेशन को बनाने की प्रोसेस को शुरू कर देता है। वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी 3 डायमेंशन फॉर्मेशन की पावर को एक्टिव कर देता है, जिसके बारे में जीव सोच तो रही थी, लेकिन उसे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता। ली चेन जीव से कहता है कि अब तुम्हारा भी काम शुरू हो चुका है, तुम्हें भी अपने पावर्स को यूज करना चाहिए। जिसके बाद फिर जीव तुरंत ही यहाँ पर अपना पहला कदम चलने लगती है, और उसे सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस देते जा रहा होता है ली चेन, क्योंकि जीव को फॉर्मेशन बनाने की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, और इसे बनाने की जरूरत होती है एक इमोर्टल की। इसकी वजह से ली चेन ने यहाँ पर जीव का इस्तेमाल किया, और ली चेन के हिसाब से यह काम सही भी हो रहा था। अगले ही सीन में हमें लिंगर को दिखाया जाता है, जो कि पेड़ काटने पर लगी हुई थी। वो सोचती है कि जरूर बिग ब्रदर जीव के साथ में वक्त बिताना चाहते होंगे, इसकी वजह से लिंगर को उन्होंने अपने रास्ते से हटा दिया। इसीलिए वो अपने गुस्से की वजह से अपने एक्स को काफी तेजी
के साथ में चलाती है, जिससे कि वो एक ही बार में काफी सारे पेड़ों को भी काट देती है। ऐसा देखकर लिंगर के मास्टर कहते हैं कि सच में जवान लोगों में काफी ज्यादा ताकत होती है, जिसका इस्तेमाल करना भी वो काफी बेहतर तरीके से जानते हैं। और अब फॉर्मेशन को बनाते बनाते पूरे 2 साल बीत जाते हैं। साथ ही जीव ने भी इस फॉर्मेशन को बनाने के काम को कंप्लीट कर लिया था, जिससे कि वो काफी खुश होती है। और फिर तभी ली चेन के पास में वहाँ पे लिंगर आ जाती है और मुझसे कहती है कि मैं इस फॉर्मेशन को देखना चाहती हूँ, क्या आप मुझे ये नहीं दिखाओगे। जिसके बाद फिर ली चेन तुरंत ही अपने द्वारा बनाए गए इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से अब जमीन में से काफी सारी दीवारें निकलने लगी थी। इसके बारे में ली चेन बताता है कि ये सब कुछ जीव की इमोर्टल पावर की वजह से ही हो पाया, क्योंकि मैं अकेला कभी भी इसको कंप्लीट नहीं कर पाता। और अब क्योंकि ये फॉर्मेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, तो इमोर्टल मेल्टिंग पिल को भी रिफाइन करने का वक्त आ चुका है। लिंगर कहती है कि जीव को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो फिर वो कैसे ही इसको रिफाइन करेगी। तो ली चेन कहता है कि जैसे कि मैंने उससे फॉर्मेशन को क्रिएट कराया, उसी तरीके से मैं उसकी मदद से पिल को भी रिफाइन कर लूंगा। जीव काफी जोरों के साथ में चिल्ला रही थी, क्योंकि उसको यहाँ से निकलने के बारे में तो कुछ भी पता नहीं होता, जिससे कि अब उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। इसके बाद अब हमें ली चेन और जीव दोनों को ही पॉइजन रिफाइनिंग फर्नेस के पास में दिखाया जाता है, जहाँ पर ली चेन तुरंत ही अपनी पावर्स की मदद से उस फर्नेस के मुंह को खोलता है, जिसके अंदर वो वहाँ पर मौजूद सभी के सभी जरूरी इंग्रेडिएंट्स को डालने लगता है, जिन सभी को उसने पहले से ही चूज करके रखा हुआ था। और क्योंकि ये एक रिफाइनिंग फर्नेस की जगह है, तो उसे सारी की सारी जरूरी चीजें भी मिल जाती हैं, जिनके कॉम्बिनेशन से ये इमोर्टल मेल्टिंग पिल की प्रोसेस को शुरू होना था। जीव उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं भी इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानती ही हूँ। और फिर वो भी तुरंत ही यहाँ पर अपने स्पेल्स को कास्ट करके उस फर्नेस के पावर्स को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी एनर्जी को वो लगातार बढ़ाते ही जा रही थी, जिससे कि ली चेन का ही फायदा हो रहा था। इसके बाद हमें मास्टर जीव को दिखाया जाता है, जो कि इसी तरफ आ रहे थे, और वो देखते हैं कि शाओक्यांग पीक में एक नई फॉर्मेशन क्रिएट हो गई है। लेकिन वो ये तो जानते थे कि जीव अकेले इतने बड़े फॉर्मेशन को बना ही नहीं सकती, जब तक कि शाओक्यांग पीक में कोई ऐसा ना हो जो कि फॉर्मेशन को बनाना जानता हो, जिसे जीव के इमोर्टल पावर की जरूरत पड़ी। अभी उन्हें 2 साल पहले की वो बात याद आती है, जब वो सीनियर ल्यू से मिले थे, जिन्होंने उन्हें बताया था कि एल्डर वान के आदेश पर पिल फर्नेस को शाओक्यांग पीक में भेज दिया गया है, जिससे कि वो समझ जाते हैं कि जरूर फॉर्मेशन और पिल फर्नेस का कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा ही। और उनका पूरा शक चला जाता है ली चेन के ऊपर कि जरूर वो कोई ना कोई गड़बड़ करने को जा रहा है। इसके बारे में पता लगाने के लिए वो चले जाते हैं, और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।